हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी का एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 7 जेनेटिक डिसीज एंड जेनेटिक डिसीज एंड सिकल सेल एनीमिया, उसके कॉज, इफेक्ट, डायग्नोसिस एंड प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं? व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स? देखिए, हम लोग एक मिनट। हाँ, सेल हमारी बॉडी काय की बनी है? सेल की बनी है। बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की सेल। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं सेल के अंदर, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल में जो कि डीएनए का बना हुआ है ये पूरा, जब इस जेनेटिक मटेरियल में डिफेक्ट आ जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम डिसऑर्डर आ जाता है, तब हम उसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? दो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आपस में जुड़े होते हैं। दोनों को हम क्या एलील बोलते हैं? एक पेयर को हम एलील बोलते हैं। इसमें से जेनेटिक डिसऑर्डर कब होता है? या फिर तो ये जो आप डीएनए देख रहे हैं ये पूरा, इसमें कोई एक बेस पेयर गायब हो जाए, तब हम बोलेंगे। उसको हम बोलते हैं सिंगल डिसऑर्डर, मतलब जीन लेवल पर हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक ये पेयर ही गायब हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। अभी हम टाइप्स देखेंगे तब पता चलेगा। मतलब डिसऑर्डर होता है जीन लेवल पर और क्रोमोसोम लेवल पर, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब अगर हम देखें तो प्रोसेस कैसे चलती है। पहले हमारी सेल में डीएनए होता है, फिर उसका हम लोग क्या बनाते हैं? आरएनए बनता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होगा। ठीक है, फिर आरएनए से प्रोटीन, जिससे कि प्रोटीन क्या करती है? फिर वो एक्सप्रेस होती है और हमें आई कलर और भी अलग अलग ट्रेड्स, हाइट, हेयर कलर, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं क्योंकि वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है। तो इसी वे में प्रोसेस होती है। ये इसलिए बताया है ताकि फिर आपको समझ में आए व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम देख लेते हैं डिफाइन। नाउ, जीन्स आर द बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। दे होल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, that can be translated into useful protein to carry out life processes. Genetic disorders are due to alteration or abnormalities in the genome of an organism. A genetic disorder can be caused by म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन और मल्टीपल जीन। एक जीन में भी हो सकता है और बहुत सारे जीन्स में भी हो सकता है, या फिर उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो अभी बताया था, ठीक है, उसका नंबर भी चेंज हो सकता है। एक पेयर भी गायब हो सकता है, दोनों पेयर भी गायब हो सकते हैं। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर में भी हो सकता है चेंज, जैसे छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। तो इस वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर दैट आर प्रेजेंट बाय बर्थ आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जो कि हमारा बर्थ से अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो पेरेंट्स से ही आया हुआ है और वो बर्थ से ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफिलिया, सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है, जो हम आगे अभी सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ने वाले हैं वो इनहेरिटेड होते हैं बर्थ से। ठीक है, द डिसऑर्डर दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और जो म्यूटेशंस की वजह से लाइफ टाइम के समय हमारे पेरेंट्स हमारे लाइफ टाइम में होता है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। मींस वो इनहेरिट नहीं होता है पेरेंट्स से, ये होता है रैंडम म्यूटेशन के कारण। जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक इन्वायरमेंट में जो रेडिएशंस होते हैं, रेज वगैरह, सिगरेट स्मोक से यूवी रेडिएशन। ठीक है, कैंसर एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है एक्वायर्ड का। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो अभी हमने देखा, सिंगल जीन और क्रोमोसोमल एब्रेशन, मतलब जीन के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कम ज़्यादा होने से, या
उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होने से भी हो सकते हैं। तो उसी के हम टाइप्स देखते हैं। कुछ डिसीजेस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से टफ हैं। चलिए, पहला आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब सिंगल लेवल पर जो सिंगल जीन के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन एंड कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग एक पूरे परिवार की अगर शुरू से एक फैमिली ट्री बनाते हैं तो उसमें हमें पता लग जाता है कौन सी डिसीज़ शुरू से चली आ रही है और वो दूसरी जनरेशन में भी आती है, तो फिर हम उससे पता लगा सकते हैं, उसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस करना। ठीक है, अब जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो किस किस लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव और माइटोकॉन्ड्रियल। अब इसका मतलब क्या है? हमारी जो हमारी बॉडी में या हमारी सेल्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स हो गए 46। ठीक है, उसमें से 22 जो रहते हैं वो है ऑटोसोमल, मीन्स जो हमारी पूरी बॉडी का हेयर कलर, आई कलर, टॉलनेस, बाकी सारे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, वो उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और एक पेयर जो रहता है वो हमारे सेक्स लिंक्ड होते हैं, मीन्स दो क्रोमोसोम, तो वो हमारा डिफाइन करता है कि हमारा सेक्स क्या होगा, मीन्स गर्ल और बॉय। तो ये हो गए सेक्स लिंक। जो सेक्स लिंक से अफेक्टेड हैं उसको हम सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रेसेसिव होते हैं, और कुछ होते हैं ऑटोसोम्स के ऊपर जो डिफेक्ट आता है तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। अब डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है? हमने अभी देखा था कि इसमें दो पेयर ऑफ एलील रहते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइट का मैं ट्रेट लूँ, टॉलनेस का, ठीक है, तो एक होगा टॉल वाला, ये हो गया हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और ये हो गया हमारा रेसेसिव कैरेक्टर, मीन्स स्मॉल टी। ठीक है, तो दो कैरेक्टर, दो पेयर्स रहते हैं कोई भी उसके, तो शॉर्ट और टॉल। हमेशा याद रखिए कि डोमिनेंट वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और वो डोमिनेंट कर सकता है रेसेसिव पर। मान लो ये वाला है तो इसमें हमें पता है कि ये टॉल वाली हाइट ही आएगी। अगर हमारे पास ये होता है स्मॉल टी दोनों में, तो फिर हमारे पास शॉर्ट हाइटेड आएगी। ठीक है, कुछ जगहों पे जैसे हम आगे सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ते हैं तो उसमें दोनों का इफेक्ट भी देखने को मिलता है, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये तो मैंने हाइट का बोला है। जैसे सिक्कल सेल एनीमिया में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस से और स्मॉल एस से। ठीक है, तो वो आप आगे देखेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव के। ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन से होते हैं? एकोड्रोप्लेसिया मीन्स फिंगर्स से रिलेटेड है। ब्रैकीडेक्टाइली, ये भी फिंगर से रिलेटेड है। बॉर्न विलीवर डिसीज, ठीक है। हटिंगटन्स कोरिया, ये क्रोमोसोम 4 पे होती है। मार्फेन सिंड्रोम, कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक ड्रॉफिज्म, बॉर्न रैकलिंग हॉशन सिंड्रोम, हॉशन डिसीज, और प्रोजेरिया हटिंगटन्स गिलफोर्ड डिसीज सिंड्रोम। ठीक है, ये सारे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये डिसीजेस के नाम आपको याद होना चाहिए ताकि अगर आता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन से हैं और ऑटोसोमल रेसेसिव कौन से हैं, तो आप उसको डिसीज को पहचान सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट तो कम यूज़ होते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ से आए। नाउ ऑटोसोमल रेसेसिव में जैसे एल्बिनिज्म, कलर का फर्क जो आता है, सिक्कल सेल एनीमिया इसमें आता है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोम पे रेसेसिव कैरेक्टर शो की वजह से होता है, और जीन नंबर क्रोमोसोम 11 पे होता है ये। ठीक है, पीटीसी टेस्ट ब्लाइंडनेस, पीटीसी का टेस्ट नहीं आता है। गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। एल कैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। गॉचर्स डिसीज, टे सेच डिसीज और सिस्टीन्यूरिया, ये और भी हैं आगे जो कॉमन है।
ऑटोसोमल रेसेसिव में 3 और हैं, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल्जाइमर्स डिसीज। ठीक है, तो आप ज़्यादातर ये वाले तो याद ही रखिएगा ऑटोसोमल रेसेसिव की, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन भी, गवर्नमेंट्स इसके लिए काम भी करती हैं। ठीक है, नाउ सेक्स लिंक पे आते हैं। सेक्स लिंक डोमिनेंट कौन से हैं? डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेट्स, एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एलपोर्ट सिंड्रोम, इनकॉन्टिनेंटिया पिगमेंट, गॉल सिंड्रोम, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पोरफायरा और एकार्डी सिंड्रोम। ठीक है, ये हैं एक्स सेक्स लिंक डोमिनेंट। सेक्स लिंक रेसेसिव, रेसेसिव वाले हैं जितने भी, उनको ज़्यादातर हमें याद रखना है। एक्स सेक्स लिंक रेसेसिव कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टोनिज्म, इसके 3 नाम हो सकते हैं। हीमोफिलिया ए, रॉयल डिसीज, लीडर्स डिसीज, डिफिशियंसी होती है इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। यही वाला हम लंदन एलिजाबेथ फैमिली में देखते हैं। नाउ हीमोफिलिया बी और क्रिसमस डिसीज, डेफिशिएंसी होती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की। ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होती है तो मसल्स में क्रैम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, मींस एग और स्पर्म का मिलना होता है, तब वहाँ पे जो एग है उसका पूरा साइटोप्लाज्म आता है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर अपना खुद का डीएनए रहता है। अगर उसके डीएनए में कोई डिफेक्ट आता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। वो मदर से ही आएगा, क्योंकि स्पर्म का डीएनए कभी, वो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी नहीं जाता है, इसलिए। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक एट्रोफी, मायोक्रोनिक एपिलेप्सी विद रेड फाइबर्स, माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी और लैक्टिक एसिडियोसिस, ये सारे एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के। नाउ अब हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्रेशन। मतलब अगर क्रोमोसोम के पूरे पेयर में या फिर क्रोमोसोम के नंबर में कोई अंतर आता है, गेन होता है या लॉस होता है या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन। These disorders are caused by the alteration in the number or structure of chromosome, sometimes gained or lost. This type of chromosome fatal और affects many genes, बहुत सारे जीन्स को अफेक्ट करेगा क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब है। कुछ मेजर एबनॉर्मलिटीज ऑटोसोम में देखिए। फर्स्ट है ऑटोसोम में डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर की ट्राइसोमी होती है, मतलब 21st पेयर पे एक क्रोमोसोम, एक एलील और जुड़ जाती है, एक पेयर और जुड़ जाता है 21st पे, तो वो 3 हो जाते हैं, जबकि 2 ही होने चाहिए। रिवर्स डाउन सिंड्रोम, इसमें एक पेयर गायब हो जाएगा, इसलिए हम मोनोसोमी ऑफ 21st पेयर कहते हैं। पटेयू सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर पर ट्राइसोमी हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर, मतलब एक पेयर और जुड़ जाएगा 18th वाले क्रोमोसोम पे। ठीक है, ग्रोचीज रिवर्स एडवर्ड सिंड्रोम, मोनोसोमी हो जाती है 18 पेयर्स की। क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम, डिलीशन हो जाता है जो शॉर्ट आर्म रहती है 5th क्रोमोसोम की उस पर। अपार्ट सिंड्रोम, डिलीशन हो जाता है शॉर्ट आर्म का 4th क्रोमोसोम पर। फिलेडेल्फिया सिंड्रोम, ट्रांसलोकेशन टू 22 to 9, 22 क्रोमोसोम का जो पेयर है वो 9 वाले पेयर पे जाके वहाँ पे जाके ट्रांसलोकेट हो जाता है, तो इस सिंड्रोम को फिलेडेल्फिया। वर्किट्स लिम्फोमा, इसमें ट्रांसलोकेशन हो जाता है 8th से 14th पेयर पर। ठीक है, तो इस कारण से भी ये होता है। ये सारे हमने अभी देखे ऑटोसोमल पे। अब हम आते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो होते हैं, इसमें आता है टर्नर सिंड्रोम,
ओवेरियन डिसजेनेसिस, ओवेरीज में अफेक्ट करता है। एक्स ओ कंडीशन होती है, एक्स ओ मतलब एक्स जीरो, एक एक्स गायब है वरना एक्स एक्स होना चाहिए, ठीक है। लिनेफेल्डर सिंड्रोम और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल डिसजेनेसिस, इसमें क्या होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होगी, एक्स का नंबर बढ़ जाता है, एक्स वाई होनी चाहिए कंडीशन एक नॉर्मल मेल में, तो इसमें एक्स का कंडीशन बढ़ जाती है, एक्स एक्स वाई और ट्रिपल एक्स वाई भी हो सकती है, ठीक है। नाउ सुपर मेल और क्रिमिनल सिंड्रोम, सैंडबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। इसमें वाई का नंबर बढ़ जाता है, मीन्स मेल कैरेक्टर बढ़ गया, एक्स वाई वाई हो जाएगी। सुपर फीमेल्स में एक्स का नंबर अब और ज़्यादा हो जाता है, जैसे 3x कंडीशन और 4x कंडीशन, इसे हम मेटा पॉली एक्स ट्रिप्लो फीमेल भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ काइमेरिक सिंड्रोम में प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरियोटाइप, दो डिफरेंट कैरियोटाइप शो हो जाते हैं अलग अलग कैरेक्टर के, तो वहाँ पे काइमेरिक सिंड्रोम। गायनेड्रोमॉर्फ और हर्मेफ्रोडाइट सेक्सुअल मोजाइक, पार्टली मेल और पार्टली फीमेल, मीन्स दोनों के कैरेक्टर शो होते हैं, पार्टली मेल के भी और पार्टली फीमेल के भी, ठीक है। तो ये कंडीशन गायनेडोमॉर्फ और हर्मेफ्रोडाइट मोजाइक, सेक्सुअल मोजाइक। आपको ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन यही नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ मल्टी फैक्टोरियल जेनेटिक इनहेरिटेंस, this is also known as polygenic inheritance. These are caused as a result of environmental factors and gene mutation. ये होती है बहुत सारे जीन्स पर एक जब अफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है और जीन में कुछ म्यूटेशंस की वजह से। कुछ एग्जांपल्स इस डिसऑर्डर के जैसे हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर डिसीज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर, अर्थराइटिस, ये सारी इस डिसीज़ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। अब हम आते हैं टॉपिक पर, सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया अभी हमने देखा एक जीन लेवल के जो म्यूटेशन की वजह से होता है, ऑटोसोमल पर रेसेसिव कैरेक्टर शो करने, रेसेसिव कैरेक्टर ओवर शो हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं वहाँ पे अफेक्ट हो गया, और उस डिसीज़ को हम कहते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। कौन सी पोजीशन पे क्या चेंज होते हैं वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो सिक्कल सेल एनीमिया इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर नोन एज सिक्कल सेल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल आरबीसी का शेप है जो कैरी करती है ऑक्सीजन को, आरबीसी का काम क्या है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देना, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करना, उसके शेप में अफेक्ट आ जाता है। कैसा, जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा पिक्चर में, ये वाला जो शेप दिख रहा है इसमें अफेक्ट आ जाएगा, मीन्स हमारी नॉर्मल आरबीसी कुछ ऐसी दिखती है गोल, और सिक्कल सेल कुछ ऐसी दिखती है, सिक्कल शेप दिखी मीन्स हंसी जैसे शेप दिखी, ठीक है। अब ये डिसीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई गई है, कहाँ से इवॉल्व हुई, नीग्रोज में, नीग्रोज जो साउथ अफ्रीका की एक स्पीशीज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत है, 10 में से एक व्यक्ति को सिक्कल सेल एनीमिया होता ही है। इसका अदर नाम क्या है, सिक्कल सेल डिसऑर्डर और ड्रिपैनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। कॉजेज क्यों होता है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये सिक्कल सेल डिसीज़ का ट्रेड बताया है, मीन्स कैसे शो होगी, ठीक है। इसमें जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA, ठीक है, और सिक्कल सेल में HbS हो जाता है। अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन होता है तो वो ये वाला हीमोग्लोबिन फिर प्रोटीन डिफेक्टिव बनने लगती है, ठीक है। अभी हमने देखा था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो जो एक्सप्रेशन होगा प्रोटीन का वो डिफेक्टिव प्रोटीन का एक्सप्रेशन होने लगता है। तो अब हम देखते हैं कौन सी प्रोटीन, ग्लूटामिक से वेलिन अमीनो एसिड्स, ठीक है, जीन लेवल पर होता है इसलिए हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी पेरेंट है
उसमें HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उसके साथ साथ एक एलील पर HbS है। ये मदर है, इसमें भी HbA और HbS है। अब कैसे ट्रेट होगा? अगर HbA और HbA आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। ठीक है, HbA और मदर का HbS कर रहे हैं तो सिक्कल सेल ट्रेट आएगा। मतलब दोनों कैरेक्टर होंगे। इसमें क्या होगा, 50% RBC नॉर्मल होगी और 50% सिक्कल सेल होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें HbA और HbS, और अगर दोनों ही HbS और HbS, फादर का भी HbS आ गया और मम्मी का भी HbS आ गया, तो ये सिक्कल सेल डिसीज हो जाएगी। मीन्स इसमें सारी की सारी आरबीसीज, ऑल आरबीसीज आर सिक्कल शेप्ड, और ये 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जी सकता। मैक्सिमम लाइफ होती है, इतनी एज में ये डेथ हो जाती है इसकी। क्यों? क्योंकि अफेक्ट भी बहुत कुछ होगा, आगे हम अभी इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। अब कॉजेज पे देख लेते एक बार। डोमिनेंट जीन एज कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड के लिए 6, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन ए की 6 पोजीशन पर कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट एस जीन पर। ठीक है, अब अगर वहाँ पे रेसेसिव एलील ओवरकम हो जाती है, रेसेसिव एलील कोड्स फॉर वेलिन, जो रेसेसिव एलील वो कोड करता है वेलिन अमीनो एसिड पर, और वो अगर रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन पर, तो वहाँ पे HbS हीमोग्लोबिन आ जाएगा। HbS हीमोग्लोबिन मतलब डिफेक्टिव सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन बनने लगेगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे शो हो रहे हैं? अगर अभी जैसे हमने अभी पढ़ा SS, दोनों SS डोमिनेंट आ रहे हैं तो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, मतलब हीमोग्लोबिन A ही बनेगा। ठीक है, अगर इसमें कैपिटल S, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग S से शो करेंगे, कैपिटल S स्मॉल s, कैपिटल S और स्मॉल s आ रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि सिक्कल सेल का ट्रेट आ गया, मतलब एक कैरियर हो गया कोई पर्सन डिसीज का, तो उसमें 50% RBC नॉर्मल रहेगी और 50% सिक्कल सेल रहेगी। तो इसमें वो क्या कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम कैरी कर पाएगा। ठीक है, अब थर्ड आता है, अगर दोनों ही स्मॉल एस आ जाते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से सिक्कल सेल्ड आरबीसी शो करेगा, और उसमें 30 ईयर्स तक उसकी डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, इसमें क्या हो रहा है जीन लेवल पर भी आप देख लीजिए। इसमें पहले DNA, फिर RNA बनेगा, फिर प्रोटीन। ठीक है, अब ये DNA, इसमें GAG, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा CTC आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ नॉर्मल है, GAG बनेगी। ठीक है, इसमें RNA GAG, जो कि किसको कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को। नॉर्मल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनेगी इसमें। अब सिक्कल सेल में क्या होता है, अगर म्यूटेशन हो गया, ए की जगह T आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A है, इसकी जगह मान लीजिए T आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब GTG बनेगा, और वो कोड कर रहा है GUG, और वो वैलिन को कोड करेगा, मतलब वैलिन प्रोटीन, वैलिन अमीनो एसिड्स बन जाएंगे और म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन आ जाएगी। ठीक है, तो सिक्कल सेल अगर नॉर्मल है तो हीमोग्लोबिन A, और सिक्कल सेल हो गया तो हीमोग्लोबिन S बोल देंगे। तो ये इसका कॉज होता है, कारण होता है। शेप ऑफ आरबीसी, इससे क्या अफेक्ट आएगा, अगर शेप ऐसा होता है तो हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी अच्छी होगी। और अगर इसका शेप सिक्कल सेल होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। अब जो हमारा सिक्कल सेल एनीमिया ट्रेट है या डिसऑर्डर है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है। मतलब अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसमें दोनों के कैरेक्टर शो हो रहे हैं, मीन्स 50% नॉर्मल आरबीसी और 50 सिक्कल सेल। ठीक है, कोडोमिनेंस, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, इसने इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि इसमें सारी आरबीसी नहीं हुई है
कोडोमिनेंस मीन्स दोनों के कैरेक्टर। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स एक सिंगल पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड वेलिन अमीनो एसिड, बाकी और पूरे क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्लियोट्रॉपी और सब लिथैलिटी का मतलब होता है डेथ हो जाना कुछ टाइम बाद। ठीक है, अब इफेक्ट्स क्या होंगे सिक्कल सेल? इन्फेक्शंस जल्दी होंगे क्योंकि इम्यून वो हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो पेन भी जल्दी होगा, थक भी जल्दी जाएंगे। ठीक है, पेन होगा जॉइंट्स में, सडन पेन्स हो सकते हैं चेस्ट रीजन पे, पूरी बॉडी में थकान रहेगी, लो ऑक्सीजन रहेगी और डिजीनेस, हमेशा आलस रहेगा। कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बना पाएंगे, यूरिन बहुत डाइल्यूट जाएगी, मींस वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड, रेड ब्लड सेल्स टूटती जाएंगी और इसमें टोज और येलो स्किन और आईज का भी कलर येलो हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम 5-6 मंथ्स में हमें अपियर हो जाती है, बच्चे के 5-6 मंथ की एज में अपियर हो जाती है इसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सारे ऑर्गन्स जितने भी है, किडनी, हार्ट, किडनी, लिवर, आईज, बोन्स, जॉइंट्स, इस प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो ये सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए जो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस में देखें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं वो सीवियर वाले में, तो वो आते हैं क्रोनिक पेन होना, स्ट्रोक, एकदम अटैक आना, असेप्टिव बोन नेक्रोसिस, बोन टूट जाना, गॉल स्टोन्स हो जाना, अल्सर्स हो जाते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, विजन प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम्स, ये सारे इसके क्या है सिम्टम्स। आप इस टेबल के फॉर्म में भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। नाउ डायग्नोसिस कैसे होता है? मेनली हम ब्लड टेस्ट से डायग्नोसिस करते हैं। हम लोग हीमोग्लोबिन एस जब हो जाता है तब उसमें हम उसका काउंट देखते हैं। ठीक है, उस काउंट से भी हमें पता लग जाता है रेटिकुलोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स का काउंट कितना है। ठीक है, या फिर अगर सिक्कल सेल आरबीसीज होंगी तो हम एक स्लाइड पे भी देख सकते हैं लैब में। ठीक है, और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सॉल्ट यूज़ होता है और एक सॉल्यूशन आता है सिक्कल डेक्स। सिक्कल सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए, सिक्कल सेल की टेस्ट के लिए सिक्कल सॉल्युबिलिटी टेस्ट और सिक्कल डेक्स सॉल्यूशन जो कि हम ब्लड पे डाल के उसको देख सकते हैं, सिक्कल हीमोग्लोबिन शो हो जाता है उसमें। एबनॉर्मल और हम इलेक्ट्रोफोरोसिस से भी देख सकते हैं, जो हम लोग रनिंग होती है हीमोग्लोबिन की उससे। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, और फीटस अगर किसी फैमिली में ये ट्रीट शुरू से चला आ रहा है और चेक करना है तो हम बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड को जब पेट में ही है बच्चा मतलब प्रेगनेंसी के वक्त, तो भी हम चेक कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका? इन्फेक्शन को रोकना वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, बहुत सारा फ्लूइड लेना मींस वाटर और लिक्विड, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन मींस आयरन का कंटेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पेन मेडिसिन, पेन को रोकने के लिए पेन किलर्स। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हेल्प कर सकता है, हाइड्रोक्सी यूरिया ये भी है, ये एक मेडिकेशन है जो स्पेशली इसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन भी एक है, और अभी रिसेंट में जीन थेरेपी भी इसके लिए इंट्रोड्यूस की गई है 2023 में, जो कि सिक्कल सेल डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। एक्स गैमग्लोजीन, ऑटोटेम सेल और लोबोटी बेग्लोजीन ऑटोटेम्स है, ये दो नाम दिए थे जीन थेरेपी के, जो कि अभी 2023 में इंट्रोड्यूस की गई है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम हैं जो लॉन्च किए हैं या फिर गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है। अभी रिसेंट में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सिक्कल सेल एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, वो लॉन्च हुआ है मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुआ था
नाउ सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम जो रहती है सिक्कल सेल की, वो हमने ज़्यादातर देखी ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है। होती नॉन ट्राइबल में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन में देखते हैं। और सिक्कल सेल अवेयरनेस डे भी बनाया जाता है, जून 19 को सिक्कल सेल डे अवेयरनेस डे बनाते हैं पूरी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए। हाल ही में रिसेंटली सिक्कल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था जो 1 जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश में शहडोल से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? अफोर्डेबल और असेसेबल, मतलब जो अफोर्ड की जा सके और जिसको हम पूरी जगह पहुंचा सके, ऐसे सिक्कल सेल पेशेंट के लिए उनकी केयर प्रोवाइड करना, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, और अवेयरनेस फैलाना। और इसमें क्या है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़ की, उसमें 0 से 40 ईयर्स के जो लोग हैं उसको स्क्रीन आउट करना कि किसमें सिक्कल सेल ट्रेट है और किसमें नहीं है। और ये वाला काम जो है स्क्रीनिंग का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अलग अलग कैंपेन्स स्कूल कॉलेजेस में चला के, और वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजरमेंट और मैनेजमेंट कैसे हो सकता है डिसीज़ का, उसके लिए। अच्छा, अंडर नेशनल सिक्कल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, उसमें पेशेंट्स लिविंग विथ सिक्कल सेल डिसीज़ के साथ जो पेशेंट रह रहे हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटीज़ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, ठीक है। उनके लिए अलग से बनाए गए हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और उनको क्या क्या ट्रीटमेंट मिलेगा या क्या क्या उनकी केयर होगी। तो रेगुलर चेकअप होगा फ्रिक्वेंट बेस पर, काउंसलिंग की जाएगी उनके लाइफस्टाइल को लेकर, नेशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाएंगे, योगा और वेलनेस सेशंस, और सिम्टम्स एंड रिफर टू हायर फैसिलिटीज़। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको हाई फैसिलिटीज़ के लिए भी रिकमेंड किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट भी, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया मिशन ये एक नेशनल हेल्थ मिशन का सब मिशन है, उसी के अंदर आता है। और ये स्टेट ने प्रपोजल दिया था उस बेस पे किया गया है। और जो भी फंड है MOHFW, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस, उसके अंदर जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर से ये फंड दिया जाएगा। एक और प्रोग्राम है, यहाँ पे जोड़ दिया है, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया खून की कमी होना, ठीक है, उसका एक प्रोग्राम है एनीमिया मुक्त भारत। इसमें एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए 6 अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को रखा गया है, जिससे कि उन्हें अप्रोच किया जा सके अलग अलग लेवल पर। जैसे चिल्ड्रंस में 6 to 59 मंथ्स के लिए मंथ वाले चिल्ड्रन चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर्स, एडोलेसेंस 10 to 19, और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर के लिए 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज। ये तो आंगनवाड़ियों में भी चलता है ये वाला मिशन। अब GASCDO ने अनाउंस किया है जून 19 2024 को, उसका जो थीम होगी वो है यूनाइटिंग फॉर वर्ल्ड सिक्कल सेल अवेयरनेस डे, यूनाइटिंग फॉर वर्ल्ड सिक्कल सेल अवेयरनेस डे, ठीक है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनने ऐसा बोला है जैसे कि सिक्कल सेल डिसीज़ फैलता जा रहा है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हाई बर्डन स्टेट्स के लिए, तो उसमें ये, क्योंकि हम देखते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो सिक्कल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड शादी के पहले इंश्योर करवाना होगा कि ये डिसीज़ नहीं है, और इसके बाद ही आप मैरिज कर सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन में ये डिसीज़ इवॉल्व नहीं हो पाए। और इसके लिए प्रोग्राम के लिए सक्सेसफुल एक स्लोगन है, सबका साथ सबका प्रयास कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया। और इस मिशन का जो टारगेट है नेशनल सिक्कल सेल एनिमिनेशन मिशन,
इसका टारगेट है कि हमें पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया को हटाना है 2047 तक। और नेक्स्ट 3 इयर्स में 7 करोड़ पीपल्स की अप टू 40 इयर्स ऑफ एज उसकी हमें स्क्रीनिंग करनी है स्टेट्स को। बाय सीइंग लोड ऑफ सिकल सेल डिसीज द स्टेट डेवलप्ड एक डिपार्टमेंट बनाया गया है इसकी लोड को देखते हुए, हीमोग्लोबिनोपैथी। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी जिसके अंदर सिकल सेल, थैलेसीमिया और हीमोफिलिया ये 3 वो आती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 15 नवंबर 2021 में, सिकल सेल कंट्रोल मिशन के नाम से, जिसमें हमने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स और काउंसलिंग बुकलेट्स पेशेंट्स के लिए दी गई थी। सिकल सेल हेल्पलाइन चलती हैं 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक है अनूपपुर जो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सीधी के लिए चलती है, और एक डिंडोरी और मंडला के लिए। कंटिन्यूइंग द पेशेंट केयर कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और प्राइमरी हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स भी होते हैं इसके लिए। स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन स्टैब्लिश्ड किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट सिकल सेल एनीमिया डिसीज के लिए। तो ये आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।